नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा को। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले शी जिनपिंग के उस फैसले को बताने जा रही हूं जिसके लीक होने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। ऐसे में अब दोनों तरफ अपनी अपनी सेनाओं की कमजोरियों को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी सिलसिले में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ अहम फैसले लेने जा रहे हैं। क्या हैं ये फैसले जिनका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ने जा रहा है? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ताइवान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि जिनपिंग अपने सबसे खतरनाक जनरलों को लाने वाले हैं। ताइवान से संभावित युद्ध से ठीक पहले आखिर क्यों जिनपिंग अपने बड़े बड़े जनरलों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं? मैं इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद हूं। ताइवान की जनता का पूरा ध्यान इस वक्त चीन सरकार के हर कदम पर है और चीन की शी जिनपिंग सरकार पूरा फोकस कर रही है अपनी सेना पर। यहां तक की जानकारी तो ये आ रही है कि बहुत सारे जनरलों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो गई है। साथ ही रक्षा मंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिनपिंग के मन में आखिर क्या चल रहा है, इस बात से समझा जा सकता है कि चीन की आर्मी को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी कमेटी पर जिनपिंग अपने भरोसेमंद और वफादार लोगों को बैठाने जा रहे हैं। इन जनरलों की क्रूर चालें अब ताइवान पर कहर बरपाने जा रही हैं। चीन के रक्षा मंत्री की कुर्सी पर तो शी जिनपिंग की तलवार लटक ही रही है। इसके अलावा भी ताइवान स्ट्रेट को लेकर चीन की जबरदस्त प्लानिंग सामने आ रही है। ताइवान की चुप्पी और खामोशी अब उस पर भारी पड़ सकती है क्योंकि चीन ने ताइवान पर कब्जा करने का प्लान तैयार किया है जिसमें सबसे पहला कदम है युद्ध अभ्यास। ड्रैगन क्यों बिना रोके ड्रिल कर रहा है, इसका पूरा खुलासा हम करने वाले हैं। चालीस साल पहले चीन की सरकार ने यह फैसला लिया था कि वो चाइनीज आर्मी को ऐसे खतरनाक हथियारों से लैस करेंगे कि दुश्मन उनका नाम सुनकर भी कांप जाए। इस फैसले के बाद चीन की आर्मी पर अरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन अब चीन की आर्मी की सबसे कठिन परीक्षा ताइवान लेने जा रहा है। और ताइवान से संभावित युद्ध के ठीक पहले शी जिनपिंग चाहते हैं कि वो चीन की आर्मी की सारी कमियों को दूर कर दें ताकि चीन को अमेरिका से मुकाबले में हार का मुंह न देखना पड़े। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ है कि शी जिनपिंग डरे हुए हैं और उनको अपनी चाइनीज आर्मी पर भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने सबसे पहली प्लानिंग ये की है अपनी डिफेंस टीम से उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दें जो अब अयोग्य हो चुके हैं। इनके बदले में जिनपिंग बेहद क्रूर जनरलों को आगे लाने वाले हैं।
चीन की आर्मी पर बहुत बड़ा बोझ अमेरिका ने डाल दिया है। एक तरफ भारत की बेहद ताकतवर फौज के साथ हिमालय में चीन को संघर्ष करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उसे ओयिगर मुसलमानों के विद्रोह को कुचलना पड़ रहा है। मंगोलिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद रहा है और अब ताइवान ने चीन को जिस तरह आंखें दिखाई हैं, शी जिनपिंग बेहद चिंता में पड़ गए हैं। इसलिए वो ऐसे बेरहम जनरलों की तलाश में जुट गए हैं जो ताइवान पर कहर बनकर टूट सके। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। चीन के पास 21,85,000 सैनिक हैं। भारत के पास 14,55,000 सैनिक हैं। अमेरिका के पास 13,88,000 सैनिक हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 12,80,000 सैनिक हैं और रूस के पास करीब 10 लाख सैनिक हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी पावर का पूरा कंट्रोल शी जिनपिंग के पास है और यही बात जिनपिंग को चीन ही नहीं बल्कि दुनिया का बेहद ताकतवर लीडर बना देती है। चीन की आर्मी को कंट्रोल करता है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। इसमें कुल 7 सदस्य हैं। टॉप पर हैं शी जिनपिंग जो कि सीएमसी के चेयरमैन हैं। इसके बाद वाइस चेयरमैन एयरफोर्स जनरल शी किलियांग और वाइस चेयरमैन जनरल झांग यूशिया का नंबर है। फिर 4 सदस्य हैं जनरल वी फेंग, जनरल ली जुओचिंग, एडमिरल मी हूं, जनरल झांग शेंगमे। चीन की मुश्किल ये है कि उसकी सेना के ज्यादातर जो सुप्रीम कमेटी के मेंबर्स हैं वो रिटायरमेंट की एज को पार कर गए हैं। ऐसे में ताइवान विवाद को लेकर शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि तेज तर्रार जनरल्स की जरूरत है। शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं वी फेंग जो कि चीन के रक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी उम्र 68 साल की हो चुकी है। अब शी जिनपिंग वी फेंग को चीन की आर्मी की सुप्रीम कमेटी सीएमसी से बाहर कर देना चाहते हैं और रक्षा मंत्री के पद से भी हटाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फेंग की उम्र को बड़ा मुद्दा माना है। खुद शी जिनपिंग की उम्र 69 साल है, लेकिन जिनपिंग एक तानाशाह है और वो जो नियम दूसरों पर लागू करते हैं वो कभी खुद पर लागू नहीं करते। अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए और शी जिनपिंग को खुश करने के लिए चीन के रक्षा मंत्री वी फेंग ने एक बयान भी दिया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी प्रयास के खिलाफ लड़ने और कुचलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन इन विस्फोटक बयानों से जिनपिंग ने अपना फैसला नहीं बदला है। शी जिनपिंग अब सीएमसी में किसी ऐसे जनरल को सीधे शामिल करने की योजना पर काम कर रहे हैं जिसने ताइवान और चीन के तनाव के दौरान चीन की आर्मी के युद्धाभ्यास का नेतृत्व किया हो। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने आज भी अमेरिका को धमकाते हुए ऐलान किया है कि चीन के 1 अरब से ज्यादा लोग दुश्मनों के खिलाफ एक दीवार है। 绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这么干，必将在14亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 चीन सीधे खुद को अमेरिका से मुकाबले में रखता है, लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पूरी दुनिया में अमेरिका के 50 सैन्य अड्डे हैं, जबकि चीन के सिर्फ 4 सैन्य अड्डे हैं। यही बात बार बार शी जिनपिंग को काफी ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। इस वक्त दुनिया में चीन के 4 सैन्य अड्डे हैं, जिबूती, तजाकिस्तान, हम्बनटोटा और कंबोडिया में भी चीन ने अपना सबसे नया सैन्य अड्डा बना लिया है। ठीक इसी तरह अब चीन पाकिस्तान में अपना 5वां सैन्य अड्डा बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा चीन मेडागास्कर में भी अपना एक संभावित सैन्य अड्डा तैयार करना चाहता है, जिसके लिए ड्रैगन कूटनीतिक वार्ताएं शुरू कर रहा है। इसी फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए ही शी जिनपिंग चीन की सर्वोच्च आर्मी कमेटी में बड़े बदलाव करने की प्लानिंग कर चुके हैं, ताकि चीन दुनिया को अपने सैन्य अड्डों के माध्यम से वैसे ही घेर सके जैसे अमेरिका ने अपने 50 सैन्य अड्डों के माध्यम से दुनिया को जकड़ रखा है। और इसी रास्ते पर अब चीन भी बढ़ चला है।
have observed a dynamic change in U.S.-Taiwan mainland China relations, where U.S.-mainland China relations turned sour. And of course, Beijing-Taipei relations have been in a stalemate. So I think regionally, we're going to see more unpredictability and more possible negative changes if such tensions among Taiwan, mainland China, U.S. cannot be controlled in a reasonable and timely manner. अमेरिका और ताइवान के गठजोड़ को काउंटर करने के लिए चाइनीज आर्मी ने पूरे ताइवान स्ट्रेट में उपद्रव मचा रखा है। दरअसल चीन लगातार सैन्य अभ्यास इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ताइवान की सीमा के अंदर चीन के सैनिकों की मौजूदगी को एक सामान्य स्थिति में बदल देना चाहता है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि ताइवान की सीमा के अंदर चीन के एयरक्राफ्ट और चीन के युद्धपोत एक न्यू नॉर्मल स्थिति हो। चीन हर मायने में ताइवान से ज्यादा ताकतवर है और इस स्थिति का लाभ चीन की सेना उठाना चाहती है। 2 अगस्त को ताइवान की धरती पर नैन्सी पेलोसी उतरी और इसके बाद चीन ने 4 दिन लगातार सैन्य अभ्यास की घोषणा की थी। आधिकारिक रूप से सैन्य अभ्यास खत्म होने के बाद भी पीएलए के विमान ताइवान की समुद्री सीमा का उल्लंघन करते रहे। 10 अगस्त को चीन के लड़ाकू विमानों ने समुद्री सीमा पार की और 16 अगस्त को भी चीन के लड़ाकू विमानों ने समुद्री सीमा पार की। जबकि जुलाई के महीने में पीएलए के लड़ाकू विमानों ने सिर्फ एक बार ही ताइवान की समुद्री सीमा रेखा पार की थी। चीन की राष्ट्रवादी वेबसाइट guancha.cn के एक लेख के मुताबिक ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास अब एक नया न्यू नॉर्मल है। चीन अब यह तय कर सकता है कि भविष्य के सैन्य अभ्यास को वास्तविक युद्ध में बदल दिया जाएगा या नहीं। दरअसल चीन के लिए ताइवान अब अमेरिका को अपना गुस्सा दिखाने का एक माध्यम जैसा बन गया है और इस बात को ताइवान के एक्सपर्ट्स भी बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। An old saying, when 2 big elephants fights, the ant on the grass suffers. So Taiwan is just like this small ant on the grass when the 2 big elephants are fighting. So I'm not saying that Taiwan should distance itself from both Washington and from Beijing, but Taiwan should play a smarter way, to trying to garner more support. अब ताइवान संकट चीन की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। ताइवान चीन के मुकाबले एक छोटा इलाका है। यही वजह है कि ताइवान संयम बरतने पर जोर दे रहा है। लेकिन अगर ताइवान का संयम टूट गया और ताइवान ने चीन के वार का जवाब एक भी पलटवार में दिया तो दुनिया में हालात बहुत बदतर होते देर नहीं लगेगी। इस वक्त रूस और चीन के बीच जो चल रहा है वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक माना जा रहा है। चीन की सेना रूस जा रही है। दोनों ही देशों की सेना अपने अपने अत्याधुनिक टैंकों के साथ मिलिट्री ड्रिल करने वाली हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये ड्रिल हर साल होती है, लेकिन इस वक्त यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। शी जिनपिंग को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो पुतिन के यूक्रेन अटैक की ही तरह ताइवान पर अटैक कर सकते हैं। और अब तो रूस और चीन की सेना एक साथ आ रही है। क्या बस युद्ध के लिए एक अदद चिंगारी का इंतजार है? ताइवान के आसमान पर युद्ध के उमड़ते बादल क्या दुनिया को एक और जंग में झोंकने का इशारा तो नहीं कर रहे? ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाती हूं, आपको समझने में मदद मिलेगी। चीन और रूस क्या मिलकर लड़ेंगे युद्ध? शी जिनपिंग की सेना रूस को क्यों रवाना? चीन रूस के बीच क्या नई मिलिट्री डील हुई है? क्या पुतिन के साथ शी जिनपिंग ने कोई नई चाल सोची है?
क्या ताइवान पर हमले के पहले की ये चीन के जवानों की रूस में ट्रेनिंग है? इन सवालों के पीछे चीन की सेना की रूस रवानगी है। शी जिनपिंग अपनी सेना को रूस भेज रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री ड्रिल कई देशों की सेना एक साथ करने जा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात इसकी टाइमिंग को लेकर है। यूक्रेन में पुतिन की सेना कहर ढा रही है और अब चीन की सेना रूस पहुंच रही है। दुनिया को रूस और चीन एक साथ खड़े होकर जो मैसेज देना चाहते हैं वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। एक तरफ होगी दुनिया की नंबर 2 सेना रूस की आर्मी, दूसरी ओर होगी दुनिया की नंबर 3 चीन की सेना। रूस की सेना के पास 15,598 टैंक हैं, चीन की सेना में 9,150 टैंक, रूस के पास 3,429 एयरक्राफ्ट हैं, चीन के पास 2,860 एयरक्राफ्ट, रूस के पास 44 सबमरीन हैं, चीन के पास 67 सबमरीन हैं, रूस की सेना में 7,66,000 सैनिक हैं, चीन की सेना में 23 लाख सैनिक हैं। जरा सोचिए, चीन रूस एक साथ किसी से मुकाबला करें तो सामने वाला कहां ठहरेगा? जी हां, बात अमेरिका की ही हो रही है, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन के झंडे को अब तक झुकने नहीं दिया है, जिसके दम पर ताइवान जैसा बहुत छोटा सा देश भी चीन जैसे देश को आंखें दिखा रहा है। रूस और चीन के मिलन के बाद अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज मिलना तय है और उस सूरत में रूस की सेना चीन की सेना बनाम अमेरिका की सेना का सीधा सामना होगा। लिहाजा अमेरिका की मिलिट्री ताकत की भी एक बहुत छोटी सी झलक देख लीजिए। बिजनेस इनसाइडर की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेना को इसलिए सबसे पावरफुल माना जाता है क्योंकि यूएस आर्मी के पास 8,848 टैंक, 15,893 एयरक्राफ्ट और 72 सबमरीन हैं। वहीं सेना में 14 लाख सैनिक हैं। चीन, रूस, अमेरिका के अलावा एक और ताकत है जिसकी चिंता रूस को भी है और चीन को भी, और ये है नेटो, जो यूक्रेन को भर भर कर हथियार सप्लाई कर रहा है। इतना हथियार कि रूस जैसी महाशक्तिशाली सेना के सामने यूक्रेन की मुट्ठी भर सेना भी मोर्चा लेने में कामयाब रही है। इन चारों शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन का नाम भी है दुनिया में शांति, और यही शक्तियां एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए रणभूमि में ताल ठोकती दिख रही हैं। पुतिन यूक्रेन पर रूस का झंडा बुलंद करने के लिए बेकल हैं और शी जिनपिंग ताइवान को रौंद देने पर आमादा है। रूस चीन के बीच मिलिट्री वाली दोस्ती का सबसे ताजा अपडेट है कि रूस के वोस्तोक में चीन और रूस की सेना ड्रिल करने जा रही है। ये ड्रिल 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगी। कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज सालाना होने वाले चीन रूस मिलिट्री कोऑपरेशन के तहत हो रहा है। इस ड्रिल को नाम दिया गया है वोस्तोक 2022। रूस चीन के बीच का गठबंधन, यूक्रेन हमले के वक्त शी जिनपिंग का स्टेटमेंट देख सुन दुनिया जान चुकी है कि चीन पुतिन के साथ खड़ा है। उसे यूक्रेन की संप्रभुता की चिंता नहीं, रूस के साथ नजदीकी की चिंता ज्यादा है। लेकिन रूस के पास तेल है, गैस है, जिसकी चीन को जरूरत है, वो भी बिल्कुल कम दाम पर। कहा जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में चीन का टाइप 96 बी टैंक शामिल होगा। चीन के टाइप 96 बी टैंक की ताकत की बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन गियर और एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसमें शक्तिशाली 730 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इस टैंक की ऑपरेशन रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है। 40 टन के इस टैंकर की रफ्तार 1 घंटे में 65 किलोमीटर है। अमेरिका इसको कागज का शेर बता चुका है। इस युद्धाभ्यास में रूस का T-72 B3 अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। रूस के T-72 B3 टैंक की बात करें तो इस टैंक की खासियत यह है कि इसमें 125 mm की गन फिट है। ये 7.62 mm की मशीन गन से भी लैस है। ये टैंक गनर और कमांडर के लिए गाइडेड वेपन सिस्टम है। वहीं 5000 मीटर वाली लेजर गाइडेड मिसाइल फायर करने में सक्षम है। ये डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम से दुश्मन पर हमला भी करता है।
इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की आखिर इस वक्त जरूरत क्या है, जिस वक्त चीन की आर्मी ताइवान को घेर कर अपने नभ, जल, जमीन की ताकत नाप रही है। ताइवान ने दावा किया कि चीन के युद्धपोतों, 6 वॉरशिप्स और 25 चीनी लड़ाकू बम वर्षक ने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ को तोड़ दिया है। कुछ दिनों पहले ही चीन के जहाजों और विमानों की ओर से ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में मिसाइलें दागी गई थी। कहने की गरज ये कि शी जिनपिंग को बार बार अपनी सेना की शक्ति जांचते रहने के पीछे क्या ये कारण है कि वो अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ताकत से संतुष्ट नहीं है। सेना बार बार बड़ी जंग के पहले कसी जा रही है, कमजोरियां दूर करने की कोशिश की जा रही है। या शी जिनपिंग पुतिन के साथ एक मंच पर खड़े होकर अमेरिका और नेटो को साफ कह रहे हैं कि हम तो हमला करेगा और रूस इसमें हमारा साथ देगा, जैसे हम यूक्रेन को लेकर रूस के साथ खड़े हैं। असल में शी जिनपिंग को यह सोचने का मौका ही इसलिए मिला कि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप ने डॉलर दिया, हथियार दिया, लेकिन जमीन पर उसे साथ नहीं मिला। पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद पुतिन ने जंग नहीं रोकी। शी जिनपिंग भी यही चाह रहे हैं कि ताइवान अटैक के दौरान अमेरिका यूक्रेन के साथ जो व्यवहार कर रहा है उतना तक सह लेंगे, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका का फ्रेंडशिप बिल्कुल ठीक नहीं है। लिहाजा चीन और रूस के बीच दोस्ती के नए फसाने लिखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये दोस्ती रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच समानता वाली सोच का भी नतीजा है। हमने इंटरनेट पर पुतिन और शी के व्यक्तित्व के बीच समानता वाले कुछ तथ्यों की तलाश की और जो सामने आया वो ये कि दोनों ही बहुत हद तक एक सी सोच रखते हैं। कैसे, इसे पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। शी पुतिन में समानता नंबर 1, साम्राज्यवादी सोच। पुतिन और जिनपिंग दोनों पड़ोसी देशों को अपने साम्राज्य में मिलाने की जुगत में लगे रहते हैं। पुतिन ने जॉर्जिया, क्राइमिया के साथ ऐसा ही किया। अब यूक्रेन टारगेट पर है। यही बात जिनपिंग के लिए भी कही जाती है। हांगकांग पर एकाधिकार लादते हैं और ताइवान टारगेट पर है। यही नहीं, शी तो पुतिन से भी आगे हैं। इन्हें दक्षिण चीन सागर, पीला सागर, ताइवान स्ट्रेट, जापान के सेनकाकु द्वीप, सब पर चीन की मुहर चाहिए। शी पुतिन में समानता नंबर 2, विरोधी खामोश। शी और पुतिन दोनों अपने राजनीतिक विरोधियों को किसी न किसी तरह चुप करा देते हैं। पुतिन ने भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन चलाकर किया, जिनपिंग ने भी ठीक यही रास्ता अख्तियार किया। शी पुतिन में समानता नंबर 3, संविधान परिवर्तन। शी और पुतिन की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी कुछ एक जैसी हैं, जैसे दोनों सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दोनों अपने देश के संविधान में बदलाव कर पावरफुल बने बैठे हैं। शी पुतिन में समानता नंबर 4, राजनीति से इतर जिनपिंग और पुतिन के शौक भी कुछ हद तक एक जैसे हैं। पुतिन और जिनपिंग को एक बार साथ में खाना बनाते देखा गया था। इसकी तस्वीर खूब वायरल हुई थी। जिनपिंग और पुतिन दोनों अपने फिटनेस को लेकर सचेत रहते हैं। दोनों ही नेता सख्त डेली रूटीन फॉलो करते हैं। समानता के इन बिंदुओं के बीच चीन रूस की दोस्ती परवान चढ़ रही है और अब तो वहां तक जा पहुंची है जहां बिना किसी बड़ी मिलिट्री करार के भी दोनों एक साथ युद्ध में कूद जाते हैं। किसी दो देशों के बीच मित्रता दुनिया को शांति का पैगाम देता है, लेकिन दुनिया का दुर्भाग्य देखिए कि जब चीन और रूस हाथ मिला रहे हैं तो दुनिया सहम रही है। ये दोस्ती उम्मीदों वाली नहीं, आशंकाओं से भरी पड़ी है। यूक्रेन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा रखी है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जापोरिज्जिया को अपने सैन्य बेस में बदल दिया है, जहां रॉकेट लॉन्चर से लेकर कई घातक हथियार रख दिए गए हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से सिर्फ 100 फीट की दूरी पर बारूद जमा किया गया है, जिससे रेडिएशन वाली तबाही फैल सकती है।
अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन में परमाणु विनाश का काउंटडाउन तो नहीं शुरू हो गया, क्योंकि सिर्फ 10 सेकेंड में वो चेरनोबिल से भी 10 गुना बड़ा हादसा किया जा सकता है। आखिर पुतिन यूक्रेन के परमाणु प्लांट को बेस बनाकर क्या करना चाहते हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। विध्वंस, विनाश, तबाही, बर्बादी, विपत्ति, मौत, लाशें, रेडिएशन, यूक्रेन में रूस ना बम चलाएगा, ना मिसाइल बरसाएगा, ना ही टैंक गरजेगा, ना फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे, फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। बिना एटम बम फटे ही यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैल जाएगी। खतरा बहुत ही बड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियर डेंजर का अलार्म बज गया है। रूस की जिद और यूक्रेन के डर के बीच किसी भी वक्त परमाणु तबाही आ सकती है। इस तबाही का एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन अरसे से यह आरोप लगाता रहा है कि रूस की सेना ने परमाणु प्लांट को सैन्य अड्डे में बदल दिया है। ऐसा कर रूस रोज खतरे से खेल रहा है और रूस यूक्रेन के हर आरोप को खारिज करता आया है। लेकिन हाल में जो वीडियो सामने आया वो चौंकाने वाला है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के अंदर का है। वीडियो में रूस के ट्रक दिख रहे हैं। दावा है कि इन ट्रकों पर रूस का जेड मार्क लगा है। दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना के ये ट्रक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के एक टरबाइन हॉल के अंदर खड़े हैं। वो भी एक दो नहीं, 5 ट्रक इस टरबाइन हॉल में साफ साफ दिख रहे हैं। इस वीडियो को रात में रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में जो हॉल दिख रहा है वो एक टर्बो जनरेटर हॉल है। इस हॉल से 100 फीट की दूरी पर एक परमाणु रिएक्टर मौजूद है। यानी रूस की सेना के जो ट्रक यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं उसकी परमाणु रिएक्टर से दूरी महज 100 फीट है। परमाणु रिएक्टर अपने आप में अथाह ऊर्जा समेटे होते हैं और परमाणु रिएक्टर के इतने करीब सेना का ट्रक बहुत बड़े खतरे को दावत दे सकता है। ये वीडियो तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के एक हॉल का है। पूरे प्लांट में रूस की सेना मौजूद है। यानी अगर ये वीडियो सही है तो 100% साफ हो जाता है कि रूस ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने एक सैन्य अड्डे में बदल दिया है। यूक्रेन का यह भी आरोप है कि जुलाई में रूसी सेना ने परमाणु प्लांट को सैन्य अड्डे में बदल दिया है और वहां रॉकेट लॉन्चर से लेकर कई घातक हथियार रख दिए हैं। हालांकि रूस ने यूक्रेन के लगाए सारे आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन वहां जो हालात बने हुए हैं वो बहुत डरावने हैं, क्योंकि यहीं परमाणु युद्ध का ग्राउंड जीरो होने का दावा किया गया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है, जबकि इस प्लांट में ज्यादातर कर्मचारी यूक्रेन के हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना बंदूक के जोर पर कर्मचारियों से काम करवा रही है।
जिससे परमाणु पावर प्लांट में बड़ा हादसा कभी भी मुमकिन है। वहीं ज़ेपोरिज़िया को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए यूक्रेन सेना ने मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में परमाणु प्लांट कंपाउंड में रॉकेट अटैक हुआ। कंपाउंड में रॉकेट गिरने के बाद गड्ढा बना। पावर प्लांट की छत का एक हिस्सा भी रॉकेट के हमले में गिर गया। न्यूक्लियर प्लांट की दीवार पर गोलियों के निशान और खिड़की के शीशे भी साफ देखे गए। परमाणु विशेषज्ञों ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र में हुए नुकसान को बहुत बड़ा थ्रेट बताया। Greatly concerned about the unfolding situation in and around Europe's largest nuclear power plant in Zaporizhzhia. Common sense must prevail to avoid any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant. And the facility must not be used as part of any military operation. Instead, agreement is urgently needed to establish Zaporizhzhia as purely civilian infrastructure and to ensure the safety of the area. ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट युद्ध के शुरुआती दिनों से ही रूस के कब्जे में है। हालांकि यूक्रेन की सेना ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को जीतने में जुटी है, लेकिन महीनों तक जंग लड़ने के बाद भी ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ नहीं सकी है। इस बीच 11 अगस्त को परमाणु प्लांट के दफ्तर और फायर स्टेशन पर रॉकेट से 10 हमले हुए थे। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर प्लांट पर हमले का आरोप लगाया। लेकिन परमाणु प्लांट के पास हुए इन हमलों ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि अगर ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचा तो नतीजा विनाशकारी होगा। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है। यहाँ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने इसके कंट्रोल बिल्डिंग पर अटैक किया था और ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था। तब से यूक्रेन इस प्लांट को अपने कब्जे में लेने में लगा है। अगर रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से इस परमाणु प्लांट से रेडिएशन फैला तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। यूक्रेन के हाइड्रोमेटेरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इस खतरे को लेकर बहुत ही गहन रिसर्च की है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है। संस्थान के डेटा के मुताबिक अगर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालात सेंट्रल यूक्रेन की होगी। वहां विस्फोट से तत्काल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। विस्फोट के बाद प्लांट से रेडिएशन के बादल निकलने लगेंगे, लेकिन इंसानों की आंखों से देखना संभव नहीं होगा। लेकिन प्लांट से निकले रेडिएशन वाले कण यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देश शामिल होंगे, जहां रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। इनमें से अधिकांश देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर यहां रेडिएशन फैला तो वो युद्ध रूस वर्सेस नेटो में भी बदल सकता है, जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। नेटो ने रूस से अपील की है कि यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को प्लांट में जाने, जांच पड़ताल की फौरन इजाजत दें। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि IAEA के प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट में जाने को तैयार हैं। दावा किया जा रहा है कि परमाणु पावर प्लांट में रेडिएशन वाले पदार्थ के 174 कंटेनर रखे गए हैं, जो किसी भी हमले की चपेट में आए तो हाहाकार मच जाएगा। फिलहाल ज़ेपोरिज़िया रूस के सैनिकों के हवाले है, लेकिन कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पावर प्लांट को हासिल करने की पूरी कोशिश में यूक्रेन फोर्स लगी है। जिस तरह यूक्रेन की सेना के हमले बढ़े हैं, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ज़ेपोरिज़िया फिर यूक्रेन के कंट्रोल में हो, क्योंकि इस परमाणु पावर प्लांट की क्षमता और लोकेशन दोनों यूक्रेन के लिए काफी अहमियत रखता है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट की कुल क्षमता करीब 6000 मेगावाट बिजली बनाने की है, जिससे लगभग 40 लाख घरों में बिजली सप्लाई हो सकती है। ये प्लांट दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी के किनारे स्थित है। ये प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व
और चेर्नोबिल से करीब 525 किलोमीटर दक्षिण में है। वहीं ज़ैपोरिज़िया प्लांट की क्राइमिया से दूरी 200 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा तो यहां तक है कि रूस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कनेक्शन यूक्रेन के मेन पावर ग्रिड से तोड़कर उसके क्राइमिया के पावर ग्रिड से जोड़ना चाहता है, ताकि इस प्लांट से क्राइमिया को बिजली मिल सके। इसी वजह से रेडिएशन का खतरा इस वक्त यूरोप के सिर पर मंडरा रहा है। परमाणु खतरे का सबसे बड़ा अलार्म बज उठा है।